नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सुर्खियां और आपके साथ मैं हूं राज। सुबह सवेरे की भागदौड़ के बीच आप अखबार भले ही ना पढ़ पाएं, मगर इस बुलेटिन में हम आपको उन तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे जो बनी हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। वो तमाम खबरें जो रही बीते दिन की बड़ी खबरें, जिनकी धमक आज सुबह भी है, जिन खबरों का सरोकार है सीधा आपसे। हम उन तमाम खबरों की पड़ताल करेंगे अपने खास सेगमेंट सुर्खियों के साथ। तो सबसे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं कि अखबारों के फ्रंट पेज पर आज क्या कुछ छपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में पानी ही पानी नजर आ रहा है और 12 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद वहां पर मांगी गई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो काम होना चाहिए सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो नहीं हो रहा है और वो मुश्किल स्थिति में इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। और उत्तराखंड में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। सरकार राहत और बचाव कार्य में वहां पर लगी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 26 तक पहुंचा है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है। बाढ़ वहां पर आ चुकी है और नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अमित शाह की नई टीम में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई है। यूपी से 10 लोगों को टीम में जगह मिली है। लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। शाह की ब्रिगेड में 11 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 10 प्रवक्ता बनाए गए हैं। और यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट आसिफ अली को मेरठ से गिरफ्तार किया है। आसिफ अली पर पाकिस्तान को भारतीय सेना की जानकारी देने का आरोप है। तो ये तमाम खबरें आज अखबारों में छपी हुई हैं। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ स्टूडियो का। मेरी सहयोगी अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमिता, ओवर टू यू। शुक्रिया राज। और सब खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी हैं। राज साहब, स्वागत है आपका। राज, जिस तरह से आपने जिक्र किया तमाम खबरें आज के अखबारों में, लेकिन पहली हेडलाइन ज्यादातर अखबारों की अगर कोई बनी है तो वो अमित शाह की नई टीम का जो ऐलान हुआ है उसको लेकर है। राव साहब से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से ये टीम पूरी ऐलान किया है उन्होंने, अमित शाह जी ने, इसके पहले करीब 70 के ऊपर मेंबर्स थे टीम में। अब संख्या भी कम की गई है और औसतन 50 वर्ष के करीब हैं सभी। तो कैसे देखते हैं इसको, जो बदलाव लेकर आए हैं वो पार्टी के अंदर? आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? और अमित शाह ने बहुत स्पष्ट संदेश भी दिया है इस पुनर्गठन से, और खासकर मोदी की जो मानसिकता है, मोदी की जो सोच है, उसी का प्रतिबिंबन ये हुआ है। जैसे इन्होंने वरुण गांधी को नहीं लिया, जो कि महामंत्री थे राजनाथ सिंह की टीम में। स्पष्ट संकेत है कि वरुण गांधी सुल्तानपुर से मोदी का नाम लेने में हिचकते थे। उनको ख्याल था कि वो अपने तय जीत रहे हैं, हालांकि ये बात सही नहीं थी। तो ये भी एक खुंदक सी बात बन गई थी। तो वरुण गांधी को काट दिया, और खासकर उनकी मां ने जो कहा था मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, वो भी एक खराब असर पड़ा है मोदी की सोच पर और अमित शाह के कार्य पर। इसके अलावा दिनेश शर्मा का आना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा योगी कार्यकर्ता हैं, जन समर्थन है, मेयर का चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से इनको पार्टी में काटा गया था पिछले 8-10 साल से, अब स्पष्ट हो गया कि इनको उपाध्यक्ष बना के राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने गलती सुधार ली है। और सही मायने में उत्तर प्रदेश, जहां से इनको 73 लोकसभा सीटें मिली हैं, एक संदेश दिया है कि नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसे पारितोष भी मिलेगा। यूपी का बोलबाला एक तरह से देखने को मिल रहा है। यूपी से 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 1 महासचिव है और भी कई पदाधिकारी हैं। आपको लगता है कि यूपी में जो काम किया अमित शाह ने, उसका असर उनकी टीम में नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इतने बड़े पैमाने पे सीटें देना जो यूपी ने किया है, तो यूपी को कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए उसमें। और जो पार्टी संगठन में जगह मिली है, ये जरूरी है। और खासकर विधानसभा की वजह से यूपी के विधानसभा, जिसमें 403 सीटें हैं, होने वाली है 2 साल बाद, उसकी अभी से तैयारी की भारतीय जनता पार्टी ने।
तो ये सारे पार्टी पदाधिकारियों का को स्पष्ट लक्ष्य होगा पार्टी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे इन लोगों को नुमाइंदगी मिली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। और भी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है, आप चुनाव की दृष्टि से मानते हैं, कैसे देखते हैं इसको? हाँ, कुछ ये भी है बाकी राज्यों में, लेकिन बाकी राज्यों में जैसे बिहार खासकर एक कमजोर जगह है, पॉइंट है, नस है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में थोड़ा और समय देना होगा, कम से कम संगठन के हिसाब से और सरकार के हिसाब से। लेकिन यूपी आखिर यूपी है और देश में इसी की चलती है, इसी की बात सुनी जाती है, संसद संख्या इसी की है, तो यूपी को तो मिलना ही चाहिए था। इसके साथ ही आईएनएस कोलकाता को प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है और तमाम बातें कही है। एक बात ये भी कही कि अगर ताकत है आपके पास तो चुनौती कोई नहीं देगा आपको, तो कैसे देखते हैं? और जिस तरह से देश की ताकत बढ़ाने की बात बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लगता है कि पीएम बनने के बाद जो उन्होंने पहले कहा था वो वादे पूरे होते दिख रहे हैं। हाँ बेटा, जल सेना हम लोगों की बड़ी कमजोर नस रही है भारतीय रक्षा व्यवस्था में। एयरफोर्स अब काफी सुधर गया पिछले 8-10 साल से, सेना तो ठीक ही है, लेकिन जल सेना की उपेक्षा होती रही चीन के मुकाबले में। और इसीलिए पाकिस्तान से पिछले युद्ध के बाद ये महसूस किया गया है कि जल सेना को भी मजबूत बनाना है, क्योंकि आतंक और आक्रमण अब समुद्र के रास्ते से ही होता है, आसमान से तो होता ही है, जमीन से तो होता ही है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि की है देश के लिए, इतना बड़ा आईएनएस कोलकाता का लोकार्पण करने के बाद। इससे कम से कम ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। अब जो काफी सुधारना होगा जल सेना को, जल शक्ति को भारत के लिए। अवध के 8 जिलों में जो तबाही आई है, अचानक 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, नेपाल से आया सैलाब, इस तरह की हेडलाइन है। हर साल ऐसी स्थिति बनती दिखती है, आपको लगता है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए? हाँ, हर साल सही कह रही है बबीता, हर साल ये बड़ी पीड़ाजनक बात है। मैं खुद देख रहा हूँ पिछले 30-32 साल से, मैं खुद लिखता भी अपने अखबार में, क्यों नहीं भारत नेपाल से एक संधि हो जाती है, एक शाश्वत संधि, कि वहां के जल का नियंत्रण हो और भारत के खासकर यूपी बिहार के नदियों में उस बाढ़ का प्रकोप न बढ़े। हर बार जाते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, नेपाल जाते हैं, पिछले 20 साल से जा रहे हैं खासकर, और बातचीत होती है सिंचाई के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए थे वहां, सिंचाई मंत्री भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं एक अच्छी संधि बन सकती है जिसमें नेपाल से कह दिया जाए कि वह तुम्हारा जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल का बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, इसलिए इसको स्थायी इसका समाधान किया जाए। वरना जिस ढंग से नेपाल से लगे हुए जिलों में, बहराइच में, इधर गोरखपुर और उधर कोसी नदी की वजह से बिहार में, ये एक पीड़ाजनक है, अमानवीय है, और ये हर साल होने वाली एक दुर्घटना हो गई है। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई, ऐसी खबर प्रकाशित की गई है। तो ये अचानक जो पानी छोड़ा जाता है, इसके लिए कोई इंतजामात या पहले से जानकारी नहीं होती है? अधिकारी भी फंसे रह गए कल। ये भी एक संवादहीनता की स्थिति है, क्योंकि लोगों को सूचित करना चाहिए, नेपाल को बताना चाहिए। वही बात जैसे होती है आसाम के बारे में कि वहां तिब्बत से छोड़ दिया पानी तो आसाम को नुकसान होता है ब्रह्मपुत्र में। तो कुछ तो समझौता, कुछ नियम होने चाहिए कि आप 24 घंटे पहले सूचित करेंगे। अगर जल ग्रहण क्षेत्र में पानी का लेवल बढ़ गया है तो उससे असर पड़ सकता है, तो प्रभावित राज्यों को, राष्ट्रों को बताना चाहिए। ये तो नियम की बात है। ये आईएसआई एजेंट आसिफ को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है, जो कि सेना की सूचनाएं पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। ये खबर भी पहले पन्ने पर है, लेकिन इसके साथ ही 13 सितंबर को उपचुनाव होने हैं, वोटिंग पड़ेगी। यूपी को कैसे देखते हैं? क्योंकि अमित शाह की जो टीम है उसमें भी आप ये जिक्र कर रहे थे कि कहीं न कहीं उपचुनाव की वजह से 11 विधानसभा सीटें हैं, एक मैनपुरी की लोकसभा सीट है। क्या कहेंगे? क्योंकि बीएसपी उपचुनाव लड़ नहीं रही है, तो कैसे समीकरण? ये विधानसभा की 12 सीटों का उपचुनाव और लोकसभा का भी, ये मिनी असेंबली इलेक्शन जैसा हो जाएगा। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास थी। अब भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीते प्रयास करेगी, वो एक सीट भी हार गई तो समाजवादी पार्टी या दूसरी जीतने वाली पार्टी को फायदा होगा।
तो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आगामी विधानसभा चुनाव की नजर से अगर ये 12 ये बना ले गए तब तो ठीक है, और बना ही नहीं लेंगे, इनके वोट का प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए, तब तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हाँ कुछ काम किया। और अगर हारे ये तो नुकसान निश्चित होगा, जैसे उत्तराखंड में हुआ कि तीनों सीटें जो भारतीय जनता पार्टी थी कांग्रेस जीत गई, और एक तमाचा लगा भारतीय जनता पार्टी के मुंह में उत्तराखंड में। समाजवादी पार्टी की कैसी स्थिति देखते हैं चुनाव में, क्योंकि लगातार पार्टी मेहनत भी कर रही है, बयानबाजी भी आ रही है कि नेता मेहनत करें, मीटिंग्स का दौर जारी रहा, बीजेपी भी काफी आगे नजर आ रही है तैयारियों की अगर दृष्टि से देखें, और कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, बयान आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का काम होता नहीं दिख रहा है। तो कितना असर डालेंगे ये जो विधानसभा? जैसे बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की बड़ी दुर्गत है। समाजवादी पार्टी अभी भी हार के बाद कोई सबक नहीं सीखी है, उन्होंने संगठन सुधारा नहीं है, अभी भी वो स्फूर्ति पैदा नहीं कर पाए हैं, जनाधार बढ़ने की कोशिश नहीं है, और पार्टी पदाधिकारी भी अभी भी बड़े उनके लगता है कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जब तक प्रदेश और राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष कड़े कदम नहीं उठाएंगे, दंडित नहीं करेंगे, जैसे मुलायम सिंह ने कहा था जो क्षेत्र से लोग हारेंगे वहां के मंत्रियों को हटा देंगे, क्यों नहीं वादा रखा, क्यों नहीं हटाया उन लोगों को? अगर संदेशा चलना चाहिए कि तुमने कोताही की है तो मंत्री पर छोड़ के जाओ, नहीं चाहिए। बिल्कुल, यही जो बातें आप कर रहे हैं, सरकार कहीं न कहीं जिताने की कोशिश कर रही है कि कितना काम कर रही है, और इसी से जुड़ी हुई 2 और खबरें प्रकाशित हैं अखबारों में कि अब वुमेन पावर लाइन जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए खोली गई है, कभी भी उस नंबर पर कोई कॉल कर सकता है, वो अब 24 घंटे काम करेगी, और इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के लिए अब मुफ्त इलाज उनका किया जाएगा। ये 2 खबरें हैं जो राज्य सरकार की कह सकते हैं एक पॉजिटिव नोट पे छपी हैं आज के अखबारों में पहले पन्ने पर। ये दोनों बहुत मानवीय कदम उठाए राज्य सरकार ने, खासकर अखिलेश यादव ने जो महिलाओं के बारे में रुचि दिखाई है, उनकी मदद की कोशिश की है, उन पर अत्याचार बंद करने का प्रयास है, ये अच्छा है। और राज्य कर्मचारियों की भी मांग बहुत पुरानी थी, उसको भी देना अच्छा ही किया। लेकिन एक बात यहाँ और है, कल मुख्यमंत्री बोले वहां गोमती नगर में कि साइकिल की सवारी बड़ी अच्छी है स्वास्थ्य के लिए। मुझे लगता है कि 2 माने हैं, साइकिल की सवारी स्वास्थ्य की तो अच्छी है, साइकिल की सवारी सियासत के लिए भी बड़ी मुफीद है, ये भी शायद मुख्यमंत्री कहना चाहते होंगे। जी चलिए, शुक्रिया अमिता इस पूरी चर्चा के लिए। के विक्रम राव जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।